सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक ने कल के दिन अपने Q2 के अर्निंग्स को रिपोर्ट कर दिया है। Q2 के अर्निंग्स में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 75% से ग्रो करता हुआ दिखा है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के प्रोविजंस इस बार हमें 12.5% से Q1Q बेसिस पे गिरते हुए देखने को मिले हैं। तो चलिए कंपनी के अर्निंग्स को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है इस बार 352 करोड़ का। पिछले साल के Q2 में 201 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था। और कंपनी को सपोर्ट मिला है हायर नेट इंटरेस्ट इनकम से और लोअर प्रोविजन से, जिससे कंपनी का क्या है कि अल्टीमेटली जो प्रॉफिट है वो हमें अच्छा रिपोर्ट होता हुआ दिखा है। अब देखो दोस्तों, किसी भी कंपनी का जो टॉप लाइन होता है उसकी बेसिस पर डिसाइड होता है कंपनी का बॉटम लाइन, यानी कि रेवेन्यू के बेसिस पर डिसाइड होता है कंपनी का प्रॉफिट। और बीच का पैरामीटर अगर कंपनी को सपोर्ट कर दे तो कम रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद भी कंपनी का अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है। और वही चीज़ हमें IDFC फर्स्ट बैंक में विटनेस करने को मिला है। अब देखो, इनके नेट इंटरेस्ट इनकम को वो इस बार सिर्फ और सिर्फ 6.8% से ही ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो वो हमें 75% से ग्रो होती हुई दिखी है। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों, सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है प्रोविज़न। अब देखो दोस्तों, किसी भी कंपनी के नेट प्रॉफिट को जब आप निकालते हैं तो इनकम माइनस एक्सपेंस हम करते हैं तो बनता है उसका नेट प्रॉफिट, राइट। बट बैंक के जब नेट प्रॉफिट को निकालोगे तो इनकम माइनस एक्सपेंस उसका नेट प्रॉफिट नहीं है। इनकम माइनस एक्सपेंस के बाद जो फिगर मिलता है उसको आप माइनस करो कंपनी के प्रोविज़न से या फिर बैंक के प्रोविज़न से। और प्रोविज़न के बाद, मतलब प्रोविज़न माइनस करने के बाद जो फिगर बना वो बना उसका नेट प्रॉफिट। अब मान लो किसी भी बैंक का प्रोविज़न 1000 करोड़ का है और उसका इनकम माइनस एक्सपेंस के बाद जो फिगर है वो हमें देखने को मिलता है 2500 करोड़ फॉर एग्जांपल। तो माइनस कर देंगे तो सिंपली हमारे पास कितना आएगा, 1500 करोड़। तो ये होगा वो बैंक का नेट प्रॉफिट। और यही मान लो प्रोविज़न 1000 करोड़ ना होकर 800 करोड़ में देखने को मिलता, तो उस केस में जो 1500 करोड़ का प्रॉफिट था वो 1700 करोड़ का हो जाएगा। तो इस वजह से जब भी प्रोविज़न गिरता है तो बैंक्स के जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ जाते हैं। और प्रोविज़न इस बार जो है वो 12.5% से गिरता हुआ दिखा है Q1Q बेसिस पे। पिछले क्वार्टर में 1659 करोड़ था, इस बार गिरकर 1452 करोड़ रिपोर्ट हुआ है, जो कि देख सकते हैं साफ बात है Q1Q बेसिस पे 200 करोड़ कंपनी का प्रोविज़न कम हुआ है। इसी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट नेट इंटरेस्ट इनकम के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हुए दिखाएं। अब इसके अलावा एक और अपडेट की बात कर लेते हैं, जो कि इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड है। अब इस कंपनी का Q2 का शेयर होल्डिंग पैटर्न तो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, जहाँ पर Q1 के मुकाबले Q2 में FIs ने अपने इंटरेस्ट को इंक्रीज़ किया है। मतलब बोल सकते हैं अपने जो स्टेक्स इस कंपनी में रखे थे 23.8%, उसको बढ़ाकर 24.64% कर लिया है। DIS की बात करें तो उन्होंने अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है कितना, लगभग 1% से। बट अगर हम बात करें अक्टूबर के महीने तक का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो वहाँ पर FIs ने अपने स्टेक को काफ़ी एग्रेसिवली इंक्रीज़ किया, 24% से सीधा 32% कर दिया है। और वही DIS की बात करें तो 24% से वो गिरकर ऑलमोस्ट 22% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। और पब्लिक के स्टेक भी हमें गिरते हुए दिखे हैं और गवर्नमेंट के स्टेक भी गिरते हुए दिखे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक के इन्वेस्टर हैं। बाकी इन्वेस्टर नहीं, आप इग्नोर भी कर सकते हैं।
अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम बीएससी की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में बीएससी की जो परफॉर्मेंस है वो लगातार एक रीज़न की वजह से खराब रही है। अगर 52 वीक हाई से देखोगे तो 18% का गिरावट इस कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। गिरावट का सबसे बड़ा रीज़न क्या है भाई, कि सोर्स ये कह रहे थे कि वीकली एक्सपायरी को सेबी हटा सकती है, बट अभी के टाइम पे सोर्स सेम सीएनबीसी टीवी 18 का ये कह रहे हैं कि वीकली एक्सपायरी हटाने को लेकर अब हमें कोई भी बातें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सेबी ने प्लान किया है कि अब इसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। अभी के टाइम पे वो बोल सकते हैं जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है Q2 का उसको चेकआउट कर रहे हैं, और वहाँ पर अगर मान लो कोई ऐसी अनयूजुअल ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिलती है तो हो सकता है कि सेबी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती हुई दिख जाए। बट अभी के टाइम पे सोर्सेस ये क्लेम कर रहे हैं कि वीकली एक्सपायरी एज इट इज़ कंटिन्यू रहने वाला है, और वीकली एक्सपायरी अगर हटता तो जो इक्विटी डेरिवेटिव का टर्नओवर है उसमें एक मैसिव फॉल देखने को मिलती, और मैसिव फॉल अगर होगा तो अल्टीमेटली जो भी एक्सचेंज है, ब्रोकर है, उनके नंबर्स काफ़ी डिसअपॉइंटिंग आते हुए नज़र आ सकते थे। और अभी के टाइम पे दोस्तों इक्विटी डेरिवेटिव के जो डेटा हैं वो हमारे पास है, तो चलिए उस डेटा से पता करते हैं कि कंपनी के आने वाले अर्निंग्स हमें अच्छे देखने को मिलेंगे या फिर ख़राब देखने को मिलेंगे। सो देखो दोस्तों, यहाँ पर कंप्लीट डेटा देखने को मिलेगा अक्टूबर के महीने का, सितंबर के महीने का, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल। अब अप्रैल, मई, जून जो है वो Q1 का पार्ट है जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। Q2 का पार्ट कौन सा होता है भाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अक्टूबर जो है वो Q3 का पार्ट है। अक्टूबर पूरा खत्म नहीं हुआ है, बट अक्टूबर के महीने का अगर एवरेज देखोगे, एवरेज डेली ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर का, तो वो हमें 21,404 करोड़ का देखने को मिलता है। सिर्फ 12 ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिली है, बट उसमें जो एवरेज रहा है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। और अगर हम पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देखें, लाइक Q1 और Q2 का अगर हम डेटा देखें और इसका एवरेज अगर हम निकालें तो वो एवरेज से ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है। तो बोल सकते हैं कि Q3 का जो पहला महीना है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है अगर हम टर्नओवर के हिसाब से देखें, और इससे क्लियर पता चलता है कि अगर अगला 2 महीना भी अच्छा गया तो बीएससी का Q3 काफ़ी ज़बरदस्त आ सकता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें Q2 की डेटा के बारे में, तो वहाँ पर 15,000 करोड़ एवरेज डेली का देखने को मिलता था, 17,000 करोड़ और 12,000 करोड़। और नीचे का देखोगे लाइक Q1 का, तो उसका एवरेज और Q2 का एवरेज ऑलमोस्ट हमें सेम दिखता है। तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि कंपनी के जो नंबर्स हैं Q2 में वो Q1 की तरह हमें देखने को मिल सकते हैं। तो Q1 में 958 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। हो सकता है 958 करोड़ के आसपास या फिर 1000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हमें दिखे। Q1 बेसिस पे हो सकता है कि कोई मैसिव ग्रोथ हमें बीएसई रिपोर्ट करती हुई देखने को ना मिले, और ऐसा कुछ अगर होता है तो हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो नो डाउट वंस अगेन एक अच्छी ग्रोथ विटनेस करेंगे बीएसई के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में। बट हो सकता है कि Q1 बेसिस पे नंबर इस बार हमें थोड़े म्यूटेड देखने को मिले। तो अगर आप बीएसई के इन्वेस्टर हैं तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बीएसई का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड एक मैसिव अपडेट आ रही है जो कि सुपर शॉकिंग अपडेट है। अगर उसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है एनएसडीएल यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। अब दोस्तों ये कंपनी रिसेंट टाइम्स में देखोगे तो कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिखी नहीं है। 52 वीक हाई से लगभग 18% आपको ये नीचे देखने को मिलेगी। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, रिसेंट टाइम्स में देखोगे तो ये कंपनी लिस्टिंग के बाद काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करती हुई दिखी थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब लिस्टिंग हुआ था तो उस टाइम कंपनी में काफ़ी सारी पॉजिटिव पॉइंट्स हमें देखने को मिला था। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है भाई, कि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है एज ए डिपॉजिटरी, वहाँ पर डुओपोली वाली सीन है। मतलब वहाँ पर 2 ही कंपनी है वो पर्टिकुलर बिजनेस में, और नए प्लेयर्स वहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते। तो ये एक इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और उस सेक्टर के जो सबसे बड़े प्लेयर हैं सीडीएसएल, उससे ज़्यादा रेवेन्यू हमें एनएसडीएल का देखने को मिलता है। तो पॉजिटिव पॉइंट्स तो कंपनी में ज़रूर थी, तो वो सारी पॉजिटिव पॉइंट्स प्राइस्ड इन होना था, और वो लगातार कंपनी में अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से प्राइस्ड इन हो चुका है। अब वहाँ पर मार्केट को लगातार अच्छी परफॉर्मेंस अगर डिलीवर दिखाना है तो उस केस में कंपनी को और भी पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाने पड़ेंगे। और उस टाइम में अगर देखोगे तो कंपनी से रिलेटेड कोई पॉजिटिव पॉइंट्स हमें देखने को मिला नहीं था। बट अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो वहाँ पर वो चीज़ हमें ज़रूर नेगेटिव होती हुई दिखी थी। तो जो कंपनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे चलती है, सारे पॉजिटिव पॉइंट प्राइस्ड इन हो चुकी होती हैं, और सेंटिमेंट्स अगर बाजार का नेगेटिव है तो अक्सर उन कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग होता है। और वही चीज़ हमें एनएसडीएल पे विटनेस करने को मिला है रिसेंट टाइम्स में। तो आई होप आपको गिरावट के रीज़न समझ आ गए होंगे। बट उसके अलावा दोस्तों एक और बात आपको पता होना चाहिए कि अभी बीच में एनएसडीएल में गिरावट इसलिए भी हुआ था
क्योंकि इसका 1 मंथ का शेयर होल्डर लॉकिंग पीरियड जो था वो एक्सपायर हो गया था। बट ये एक्सपायरी ऐसा नहीं कि वन टाइम था, इसके बाद एक और एक्सपायरी हमें देखने को मिलेगी 3 नवंबर को, यानी कि अगले महीने के स्टार्टिंग वीक में। मेंशन है यहाँ पर कि अनदर 8 मिलियन शेयर्स यानी कि टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 4% फ्री होने वाले हैं 3 मंथ के लॉकिंग पीरियड एक्सपायर होने की वजह से 3 नवंबर को। यानी कि बोल सकते हैं जो कंपनी ने लिस्टिंग गेन अच्छा दिखाया था, उसके बाद भी कंपनी में जो अच्छी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद कई सारे इन्वेस्टर्स एलिजिबल हो जाएंगे उस परफॉर्मेंस में प्रॉफिट की बुकिंग करने के लिए। तो 3 नवंबर का डेट आप नोट कर सकते हैं। बाकी इस कंपनी के अगर आने वाले अर्निंग्स की बात करें तो वो अगर हमें अच्छे देखने को मिलते हैं तो रिसेंट टाइम्स में जो गिरावट हमें देखने को मिली है, हो सकता है कि इसमें कुछ रिकवरी आपको विटनेस करने को मिल जाए। बट ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन की तरह आप मत लेना। होप करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों फिनोटेक्स केमिकल। रिसेंटली कंपनी ने 1:2 के रेशियो में स्प्लिट और 4:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।